घाट से निकलकर काशी अपने घर वापस आ गई थी। उसने खुद को सामान्य किया और अंदर चली आई। उसे घर आया देखकर आनंद जी ने उससे कहा, आ गई आप काशी, चलिए खाना खा लीजिए। नहीं बाबा, हमारे सर में दर्द है तो हम सोना चाहते हैं, खाना रख दीजिए, रात में अगर हम उठें तो खा लेंगे। अच्छा ठीक है, आप जाओ आराम करो। ये सुन काशी अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। वो वहीं दरवाजे पर बैठ गई। अभय के बर्ताव को याद कर वो रोते हुए बोली, नफरत करती हूं मैं आपसे अभय प्रताप सिंह, नफरत। आपकी आज की हरकत ने गिरा दिया है आपको मेरी नजरों में। काशी रोते रोते वहीं सो गई। कुछ देर बाद आनंद जी ने काशी का दरवाजा खटखटाया पर उसने दरवाजा नहीं खोला। उन्हें लगा कि काशी सो गई होगी। नीचे पानी लेने आए राजेंद्र जी ने देखा कि आनंद जी काशी के गेट के पास खड़े हैं, तो उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, चलो सो जाओ, वो वैसे भी पूरे दिन काम करती है, इतना थक गई होगी, नींद आ गई होगी उसे, सोने दो, जब उठेगी तो खा लेगी वो। आधी रात का वक्त घाट पर अभय अभी तक घाट पर ही लेटा था। राणा जब उसे आदमियों के साथ खोजते हुए वहां आया और उसे ऐसे घाट की सीढ़ियों पर लेटा देखा तो उससे बोला, हुकुमसा, इतनी रात हो गई है, आप यहाँ और वो भी अकेले, क्यों आप नहीं समझ रहे हैं? बहुत से दुश्मन हैं आपके, कुछ भी हो सकता है। ये बोलते हुए उसकी नजर अभय के जख्मी हाथ पर पड़ी। वो हाथ देख के घबराते हुए बोला, हुकुमसा, ये कैसे हो गया? और इतना खून बह रहा है, आप ऐसे ही बैठे हैं? ये कहकर वो अभय के हाथ पर रुमाल बांधने लगा। अभय उठ के बैठते हुए बोला, राणा, हमें यहाँ से जाना है, पता चला उस वसीयत के बारे में? ये कहते हुए उसकी नजर गंगा के पानी को देख रही थी जिसमें उसे अभी भी सिर्फ काशी दिख रही थी। हाँ हुकुमसा, पता चल गया है। क्या है उस वसीयत में? हुकुमसा, इस वसीयत के चलते ये जमीन उसकी होगी जो काशी जी से शादी करेगा। उनकी माँ ने ये शगुन के रूप में अपने दामाद के लिए रखा था, तो इसलिए ये जमीन काशी जी की भी नहीं है। वो इस जमीन को हमें नहीं दे सकती हैं। राणा इतना बोल के चुप हो गया। अभय सुनने के बाद कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, तो काशी की शादी करानी होगी। उसकी बात को ना समझते हुए राणा ने उससे कहा, करानी होगी मतलब? कुछ नहीं राणा, बस ऐसे ही, चलो चलें। ये बोल अभय उठ खड़ा हुआ और सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ गया। वो घाट से तो बाहर निकल आया पर उसके जहन में घाट पर जो कुछ भी हुआ उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो कुछ ऐसा करने वाला था जो सिर्फ वो जानता था। उसने कुछ सोचकर राणा से कहा, राणा, 21 को जाने के लिए टिकट निकाल लीजिए, हम वापस जाएंगे। और ये बोल वो गाड़ी में बैठ गया। जी हुकुमसा। ये बोल राणा भी शांत हो गया। अभय होटल पहुंचा और अपने कमरे में चला आया। राणा ने रिसेप्शन पर बैठी एक औरत से कहा, जी फर्स्ट एड भिजवा दीजिए हुकुमसा के कमरे में। जी सर, हम अभी भेजते हैं। ये बोल उसने एक स्टाफ मेंबर को फोन लगा दिया। राणा भी अभय के कमरे में चला आया। उसने जब कमरे में आकर देखा तो अभय कमरे में आकर वैसे ही बैठा हुआ था। उसने उससे बोला, हुकुमसा, आप अभी तक ऐसे ही बैठे हैं? और ये बोल राणा ने उसकी अलमारी से कपड़े निकालकर उसे दिए। तभी वहां का कर्मचारी फर्स्ट एड बॉक्स और पानी लाके उसे दे गया। अभय ने उठते हुए उससे कहा, राणा जी आप जाइए, हम कर लेंगे। पर हुकुमसा, राणा ने इतना ही बोला था कि अभय ने उससे नजरें उठा के देखा। उसके ऐसे देखने से वो समझ गया कि किसी बात से वो अभी गुस्सा है और वहां से चला गया। अभय बैठा काशी के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद उठा और गया, कपड़े बदल के आया और बैठ के अपना हाथ देख के वापस कुछ सोचने लगा। उसने कॉटन लिया और जख्म को साफ करने लगा। उसने जख्म को साफ करके पट्टी बांधी और आकर बिस्तर पर लेट गया। बस आज रात, उसके बाद आपके सामने हम कभी नहीं आएंगे। पर जाने से पहले आपके दिल में नफरत भर जाएंगे, इतनी
कि आप जब भी हमें याद करेंगी बस नफरत करेंगी, पर हमें नहीं पता कि हम नफरत कर पाएंगे या नहीं। आप पहली और आखिरी इंसान हैं जिसने अभय प्रताप सिंह पर हाथ उठाया और जिंदा बच गई। कुछ देर टैब में अपने इंपॉर्टेंट ईमेल चेक करने के बाद वो सो गया। दूसरी तरफ काशी जमीन पर लेटे लेटे सो गई थी। रात के करीब 2 बजे वो उठी। उसे बुखार था। वो बाहर गई किसी तरह और दवाइयों का बॉक्स ले आई। कमरे में आकर वो बिस्तर पर लेट गई। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो दवा खा ले। ना जाने कब उसे वापस नींद आ गई। सुबह आनंद जी उठे तो देखा कि खाना वैसे ही रखा हुआ था और काशी के रूम का दरवाजा भी बंद था। वो काशी के कमरे में चले आए। देखा वो सो रही थी। पहली बार आज वो उठी नहीं तो आनंद जी को थोड़ा अजीब लगा। वो उसके पास गए। देखा टेबल पर दवा का बॉक्स रखा है और काशी सो रही है। उन्होंने उसके सर को छुआ तो उसे बहुत तेज बुखार था। उन्होंने काशी को ठीक से सुला दिया और राजेंद्र जी को आवाज लगा दी। राजेंद्र जी उनकी आवाज सुन जल्दी से काशी के कमरे में आए तो देखा काशी की तबीयत खराब हो गई थी। तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुला लो, आनंद जी ने कहा और काशी को कंबल उठा दिया। ये सुन राजेंद्र जी ने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया और वापस काशी के रूम में आकर उसके सर पर पट्टी रखने लगे। कुछ देर में डॉक्टर आए। उन्होंने काशी को देखा और उसके हाथ में लगी चोट पर पट्टी बांधी। आनंद जी ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर हमारी बच्ची ठीक है ना? जी हाँ, वो ठीक है। शायद ज्यादा काम और थकान की वजह से इन्हें बुखार आ गया होगा। बाकी कोई बात नहीं है। कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। आप परेशान ना हो त्रिपाठी जी। डॉक्टर इतना बोल के कुछ दवाइयां देकर वहां से चले गए। आनंद जी और राजेंद्र जी दोनों वहीं बैठे रहे जब तक काशी को होश नहीं आ गया। कुछ देर बाद जब काशी को होश आया तो आनंद जी और राजेंद्र जी दोनों उसके पास आए। कैसी हैं आप अब? आनंद जी ने उसके सर को सहलाते हुए बोला। राजेंद्र जी ने काशी को देखते हुए कहा, अरे देख नहीं रहे हो, हमारी राजकुमारी एकदम ठीक है, क्यों लाडो? उनकी बात पर काशी ने मुस्कुराते हुए कहा आनंद जी से, बाबा मत रोइए ना, हम सच में अब ठीक हैं। अच्छा चलिए, हमारे लिए आप दोनों अच्छा सा खाना बना के लाइए, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। अभी लाते हैं हम अपनी लाडो के लिए। ये बोल आनंद जी राजेंद्र जी के साथ कमरे से बाहर जाने लगे, पर आनंद जी फिर रुके और वापस आए। आप ठीक है ना मेरी बच्ची? आनंद जी ने काशी के सर पर हाथ रखे बोला। काशी ने उन्हें परेशान देखकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हम ठीक हैं बाबा, आप परेशान ना हो। आपके हाथों में चोट कैसे लगी? ये सुन उसने अपने हाथों को देखा और उसे अभय का उसके हाथों को कस के पकड़ना याद आ गया, जिससे उसके हाथ में चोट आ गई थी। उसने अपने पिता को और परेशान ना करते हुए कहा, ये तो हमारी चूड़ियां टूट जाने की वजह से लगी, आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं, आप मत परेशान हो। आनंद जी ने उसके सर पर हाथ रखा और चले गए। उनके जाने के बाद काशी ने अपना हाथ देखा और एक वक्त के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वो उठी और तैयार होने चली गई। काशी तैयार होकर बाहर आई और नीचे चली आई। देखा तो राजेंद्र जी और आनंद जी दोनों साथ में खाना बना रहे थे। तभी घर का फोन बजा। काशी ने जाके फोन उठा बोला, हेलो। उधर से एक लड़के की आवाज थी। जी मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ, आनंद जी आज यहाँ आश्रम के लिए मशीनें लेने आने वाले थे। मैंने फोन किया था तो उन्होंने उठाया नहीं। आप बता सकती हैं कब तक आ जाएंगे वो? जी कुछ वक्त लगेगा पर जल्दी पहुंच जाएंगे। काशी ने इतना बोल के फोन काट दिया। वो आनंद जी के पास आई और उनका हाथ पकड़ के बोली, बाबा आपको आज इलाहाबाद जाना था ना, आप गए क्यों नहीं? आश्रम का काम ये कितना जरूरी है पता है ना, फिर क्यों किया आपने ऐसा? अरे कैसे छोड़ जाते हम आपको, तबीयत नहीं ठीक थी आपकी। अब हम ठीक हैं एकदम, देखिए। चलिए तैयार हो आप और जाएं। उसके कहने पर जब आनंद जी नहीं माने तब उसने कहा, ठीक है तो हम ही चले जाते हैं, आप बैठो। उसकी ये जिद देखकर आनंद जी जाने के लिए मान गए। फिर काशी राजेंद्र जी की तरफ मुड़ी और उनसे बोली, और आपको भी तो काम है ना, चलिए
आप भी जाइए, तैयार हों, और तब तक हम खाना बना देते हैं। जाइए अब। ये सुनकर आनंद जी और राजेंद्र जी तैयार होने चले गए और कुछ देर में तैयार होकर नीचे आए। फिर सबने साथ में बैठ के खाना खाया। राजेंद्र जी ने चलने से पहले किसी को फोन किया तो कुछ देर में 5-6 गाड़ियां आकर घर के सामने खड़ी हुई। उनमें से बहुत सारे लोग बंदूक लेके बाहर निकले। राजेंद्र जी के पास एक आदमी आया। राजा साहब प्रणाम, क्या हुक्म है? राजेंद्र जी ने उससे कुछ कहा और फिर काशी को गले लगा के उसे अपना ख्याल रखने को कहकर गाड़ी की तरफ बढ़ गए। आनंद जी ने काशी को गले से लगाया और उसके माथे पर चूम के गाड़ी में बैठ गए। काशी ने जाते हुए गाड़ियों को देखा कुछ देर, फिर घर के अंदर चली आई। पूरे दिन वो काम करती रही कि वो अभय को याद न करे। रात हुई तो आनंद जी का फोन आया। उन्होंने कुछ देर बात की और कल का आने का बोल के उन्होंने फोन रख दिया। रात का वक्त, काशी का कमरा। काशी अपने कमरे में बैठे बैठे सो गई थी। तभी अभय उसके कमरे में बनी बालकनी में से उसके कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो सोती हुई काशी को देखकर वहीं बिस्तर के पास रुक गया। वो उसके हाथों में बंधी पट्टी को देखकर उसके पास कुर्सी लेके बैठ गया। सोते हुए कितनी शांत लगती है ना, पर है नहीं ऐसी। अभय ने काशी को देखकर मन में कहा। वो वहीं बैठे बैठे काशी को देख रहा था कि तभी कुछ देर बाद काशी की आंखें खुली तो अभय को अपने सामने बैठा देखकर वो नींद में बड़बड़ाई। अभी मुझे सपने में भी परेशान करेंगे। तभी उसे लगता है कि उसका सपना नहीं है। वो जल्दी से उठ के बिस्तर से दूर खड़ी हो गई। अभय उसे बहुत प्यार से देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे ऐसे मुस्कुराते देख वो बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप अंदर कैसे आए? अभय उसका दुपट्टा लेके उसके पास बढ़ने लगा तो काशी अपना दुपट्टा उससे छीन के ओढ़ते हुए बोली, जाइए यहां से। अभय उसके नजदीक आया और उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। काशी दूसरी तरफ से जाने को हुई तो उसने अपना हाथ दीवार पे लगा दिया। काशी उसे कमरे में देखकर डर गई और उसकी ये हरकत देखकर वो और भी ज्यादा डर गई थी। क्या बदतमीजी है ये? काशी ने गुस्से में देखकर कहा। अभय ने देखा कि काशी के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसने उन बालों को उसके चेहरे से हटाने के लिए जैसे हाथ उठाया वैसे ही काशी ने उसके हाथ को झटक दिया और दूर हट गई उसे धक्का देके। दूर रखिए इन हाथों को हमसे, छूना मत हमें अपने हाथों से। क्यों आए हैं आप यहाँ और अंदर कैसे आए? शादी करना है आपसे, अभी इसी वक्त। ये बोलकर अभय आकर उसके बेड पर बैठ गया। ये बात सुन के काशी गुस्से में बोली, आप पागल हैं क्या? दिमाग खराब हो गया है आपका? क्या बोल रहे हैं? आप जानते भी हैं होने वाली हुक्मरानी सा इस तरह गुस्सा होना आपको शोभा नहीं देता है। मेरे घर से बाहर निकलिए अभी इसी वक्त। ये बोल काशी ने अभय के हाथ को पकड़ के उसे बाहर निकालना चाहा, पर अभय ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींच लिया। उसका एक हाथ काशी की कमर पर था, दूसरा हाथ उसने पकड़ रखा था। मैं मजाक करने नहीं आया हूं काशी जी, मैं यहाँ तुमसे शादी करने आया हूं और वो होकर रहेगा, आप मानो या नहीं। आपको ये शादी करनी होगी, समझे आप? अभय ने इतना बोला और उसे छोड़ दिया। हम ये शादी हरगिज नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। काशी ये बोल के कमरे से बाहर जाने लगी। तभी उसके कानों पर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो लैपटॉप पर एक वीडियो चल रही थी जिसमें आश्रम के बच्चों को कैद कर रखा गया था। ये देखकर काशी जोर से चिल्लाई, मेरे बच्चे! जाना चाहते हो? जाओ, आराम से जाओ, पर ये सोचो कि इन सब का क्या होगा। बेचारे बच्चे खामखा मर जाएंगे। ये कहकर अभय आराम से बिस्तर पर लेट गया। काशी उसे गुस्से में देखते हुए उसके पास आकर उसे मारते हुए बोली, कैसे कर सकते हैं आप इतनी घटिया हरकत, कैसे? अभय ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास बिस्तर पर खींच लिया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हम कुछ भी कर सकते हैं काशी, कुछ भी। तो बस आज रात दे रहे हैं, सोच लो,
वरना सुबह वो होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अभय बिस्तर से उठ के बाहर जाने लगा और दरवाजे पर आकर रुककर पीछे मुड़ के उससे बोला, और हाँ काशी, खुद के साथ कुछ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपको कुछ भी हुआ तो भी ये सब नहीं बचेंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तब भी तो सोच लो क्या करना है, मैं नीचे बैठा हूं। अभय ये बोल के चला गया। काशी बिस्तर पर बैठे रोई जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभय नीचे सोफे पर बैठा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, पर किसी को बता नहीं सकता था। वो फोन निकालकर राणा को फोन कर उससे बोला, राणा, एक पंडित जी को लेके काशी के घर पर आओ सुबह तक, पर उन्हें पता न चले कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है, समझे? अभय ने राणा से कहा और फोन रख दिया। काशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुबह का वक्त 4 बजे, शिवरात्रि का दिन। काशी पूरी रात सोई नहीं थी और यही हाल अभय का था। काशी एक फैसला किए नीचे आई और अभय से बोली, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, पर हमारी एक शर्त है। वो बिना अभय की तरफ देख के बोल रही थी। अभय ने भी बिना उसे देखे कहा, बोलिए। आप आश्रम के बच्चों को कुछ नहीं करेंगे। जाइए, तैयार हो जाइए। काशी वापस अपने कमरे में चली आई और तैयार होने लगी। आज जहां एक तरफ पार्वती जी शिव जी के लिए सजाई जा रही थी, वहीं काशी अभय की पत्नी बनने के लिए सज रही थी। वो तैयार होकर नीचे आई। पंडित जी भी आ चुके थे। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। पंडित जी की आंखें खुली तो काशी को देखकर हैरान हो गए। राणा ने बंदूक उसके सर पर लगा के बोला, पंडित जी, शादी शुरू कीजिए, और हाँ, ये बात यहाँ से बाहर न जाए, वरना आपके घर वाले मिलेंगे नहीं आपसे। पंडित जी भी डर गए और शादी कराने लगे। मंत्र पढ़े जा रहे थे। बाहर नगाड़ों की आवाजें थीं। शिव जी की मस्ती में आज पूरा बनारस झूम रहा था। आज जहां शिव पार्वती का मिलन हो रहा था, वहीं आज काशी भी अभय से बंधने जा रही थी। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से शादी कराई। अभय ने काशी के गले में मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर लगाया, पर काशी को जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। शादी पूरी हुई, पंडित जी चले गए। उनके जाने के बाद अभय ने काशी को देखते हुए कहा, तो आज से आप काशी अभय प्रताप सिंह हुई। वैसे आप जानना चाहेंगी कि हमने आपसे शादी क्यों की? उसकी बातें सुनकर भी काशी वैसे ही बैठी रही। उसे ऐसे खामोश देखकर अभय ने कहा, चलिए हम बता देते हैं। पहली तो इसलिए क्योंकि आपसे वो जमीन लेनी थी। जुबान दी थी मैंने आपको कि मैं आपसे वो जमीन लेके जाऊंगा, और आपकी माँ की वसीयत के मुताबिक वो जमीन आपके पति की थी। शादी के बाद जो अब हम हैं, तो वो जमीन मेरी हो चुकी है। और दूसरा, आपके गुरूर को तोड़ने के लिए हमने आपसे शादी जरूर की है, पर आपके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। आप यहीं रहेंगे इस सिंदूर के साथ, एक छोड़ी गई औरत की तरह। उसने ये सब बोला और गुस्से में जयमाला निकाल के फेंक दिया। ये सुन रही काशी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। अभय ने चश्मा उठाया और उसे आंखों पर लगाते हुए बोला, तो काशी अभय प्रताप सिंह, चलते हैं, गुड बाय। अभय इतना बोल के अपने आदमियों के साथ चला गया और काशी वहीं बैठ के रोने लगी। उसके आंसू जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।